देखिए यहाँ लैपटॉप और डेस्कटॉप में थोड़ी सी अंतर ये है कि इसको आप एक जगह रख करके चलाएंगे और लैपटॉप को आप कहीं भी कंफर्टेबल तरीके से आसानी से ले जा सकते हैं। ठीक है, जैसे आपके डेस्कटॉप कंप्यूटर में कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, सीपीयू, स्पीकर इत्यादि लगे होते हैं, सेम उसी प्रकार आपके लैपटॉप में भी ये सारी चीजें होती हैं। ठीक है, लेकिन वो इनबिल्ट के रूप में होती है। उसमें पावर बैकअप के लिए बैटरी का भी प्रयोग किया जाता है, ताकि आप कहीं ले करके जाएं तो वहाँ पावर बैकअप कुछ रहे, ताकि आप वहाँ पे आसानी से काम कर सकें। ठीक है, उसके बाद पाम टॉप कंप्यूटर, यह कंप्यूटर लैपटॉप कंप्यूटर से छोटे होते हैं, जिनको हथेली में रखकर चलाया जाता है। इसमें सीपीयू, कीबोर्ड, माउस एक साथ होते हैं। इनमें पावर के लिए बैटरी का उपयोग होता है। इनके कार्य करने की क्षमता लैपटॉप कंप्यूटर से थोड़ी कम होती है, यानी जो प्रोसेस होती है, इसकी प्रोसेसर होती है, वो लैपटॉप से थोड़ा हल्का होगा। बाकी सेम चीजें हैं, इनबिल्ट हैं, एक में जुड़े हुए हैं, कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, सीपीयू, स्पीकर। ठीक है, सब एक साथ जैसे लैपटॉप में होते हैं उसी प्रकार पाम टॉप में देते हैं। नोटबुक कंप्यूटर भी सेम आपके लैपटॉप की तरह ही होते हैं, सब कुछ एक में जुड़ा होता है, इनबिल्ट होते हैं। इसमें भी पावर बैटरी का बैकअप दिया गया होता है। उसके बाद होते हैं टैबलेट। टैबलेट कंप्यूटर आजकल ज़्यादा प्रसिद्ध है, लगभग सबको जरूरी ही है। तो टैबलेट कंप्यूटर या कंप्यूटर बहुत ही छोटे होते हैं, यह मोबाइल से थोड़े बड़े होते हैं। यह टच स्क्रीन होते हैं, जैसे यहाँ पे देख सकते हैं, यानी यह मोबाइल के जैसा दिखने वाला जो कंप्यूटर है। ठीक है, ये बहुत ही कंफर्टेबल है, कहीं ले जा सकते हैं डाटा को मैनेज करने के लिए। ठीक है, और लगभग आज के समय में सबके पास होना भी जरूरी हो गया है। उसके बाद पहला तो था माइक्रो कंप्यूटर, दूसरा होता है मिनी कंप्यूटर। मिनी कंप्यूटर क्या है? यह वो कंप्यूटर होते हैं जो कंपनियों, सरकारी ऑफिस में सर्वर कंप्यूटर के कार्य के लिए प्रयोग किए जाते हैं, यानी जो सरकारी दफ्तर में लगाए जाते हैं सर्वर के रूप में काम करने के लिए, वो मिनी कंप्यूटर होते हैं। इनकी कार्य क्षमता माइक्रो कंप्यूटर से अधिक होती है। जब जो भी सर्वर कंप्यूटर बनाए जाते हैं वो आपके माइक्रो कंप्यूटर से हाई प्रोसेस के बनाए जाते हैं, क्योंकि एक सर्वर पे कई क्लाइंट जो है काम करते हैं एक साथ, इसलिए वो क्लाइंट से ज़्यादा पावरफुल सर्वर होना चाहिए, इसलिए उसको अधिक पावरफुल बनाया जाता है। इस कंप्यूटर पे एक साथ कई यूजर लॉगिन कर सकते हैं। इनकी मेमोरी क्षमता अधिक होती है, यानी जब हमें यूजर बढ़ाने की जरूरत होगी तो इसकी प्रोसेस और इसकी मेमोरी बढ़ाने की जरूरत ऑलरेडी होगी, क्योंकि जितना हमारे कंप्यूटर में प्रोसेस और मेमोरी होगा उतने यूजर एक साथ बैठ के काम कर सकते हैं। इनका हार्डवेयर सामान्य कंप्यूटर से बड़ा होता है। इनका जो हार्डवेयर होता है वो थोड़ा सा इससे अलग दिखने वाला होता है। ठीक है, इससे बड़ा होता है। यह कंप्यूटर घरों में प्रयोग होने वाले कंप्यूटर नहीं होते हैं, यह महंगे कंप्यूटर होते हैं। इस कंप्यूटर का प्रयोग कंपनी के डाटाबेस को रखने के लिए एवं कंपनी के अन्य महत्वपूर्ण कार्य को करने के लिए किया जाता है, और सरकारी जो ऑफिस होते हैं, सरकारी जगह पे काम होते हैं, इसी का प्रयोग होते हैं। जैसे PDP-8 फर्स्ट मिनी कंप्यूटर है, जिसका विकास 1965 में किया गया था। इसका आकार फ्रिज के बराबर था और इसकी कीमत शुरुआत में $18,000 थी, जिसे DEC कंपनी ने बनाया था। DEC का पूरा नाम डिजिटल इक्विपमेंट कॉर्पोरेशन है। ये कंपनी जो है शुरुआत में बनाया था और इसकी कीमत जो है $18,000 थी। ठीक है, और ये जो लगाए जाते हैं सर्वर के लिए वो कंप्यूटर इस प्रकार से आपको दिखते हैं। तीसरा जो कंप्यूटर होता है वो होता है मेन फ्रेम कंप्यूटर। यह वो कंप्यूटर है जो बड़ी बड़ी कंपनियों, सरकारी ऑफिस में सर्वर कंप्यूटर के लिए प्रयोग किए जाते हैं, यानी ये भी जो कंप्यूटर होता है ये भी सर्वर के लिए प्रयोग किया जाता है। एक कंप्यूटर पर एक साथ कई यूजर लॉगिन कर सकते हैं। इनकी मेमोरी क्षमता अधिक होती है। यह महंगे कंप्यूटर होते हैं। इन कंप्यूटर में माइक्रो कंप्यूटर का प्रयोग क्लाइंट के तौर पे किया जाता है, यानी इस कंप्यूटर में जो है माइक्रो कंप्यूटर भी जुड़े होते हैं जो क्लाइंट, जैसे जब किसी कंपनी के काम को करने के लिए जो वहाँ सेटिंग बनाया जाता है तो वहाँ पे जो सर्वर कंप्यूटर होगा वो पावरफुल होगा, उसके बाद जो क्लाइंट कंप्यूटर होंगे वो उससे थोड़े से हल्के दाम के होंगे और उसकी प्रोसेस क्षमता सर्वर कंप्यूटर से थोड़ी सी लो होगी। ठीक है, इसका आकार देख रहे हैं, इस प्रकार से होते हैं। चौथा होता है सुपर कंप्यूटर। नाम से ही आपको पता चल जा रहा होगा, सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर विशिष्ट प्रकार के कंप्यूटर होते हैं।
इनका निर्माण विशेष कार्य के लिए किया जाता है। यह दुनिया के सबसे तेज और बड़े कंप्यूटर माने जाते हैं, ठीक है ना। यानी आप सबसे अगर पावरफुल कंप्यूटर की बात करें तो वो सुपर कंप्यूटर होता है। इन कंप्यूटर में अनेक सीपीयू एक समांतर क्रम में लगे होते हैं। यानी जो प्रोसेसर होता है, जैसे मान चलिए आपके जो कंप्यूटर में जो प्रोसेसर होता है, इसमें समांतर क्रम में अधिक से अधिक लगाए जाते हैं। इसके कारण इसकी कार्य करने की क्षमता बहुत अधिक होती है। विश्व का पहला सुपर कंप्यूटर CDC 6600 है और भारत का पहला सुपर कंप्यूटर परम 8000 है, ठीक है। यह क्वेश्चन आते हैं कि भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा है, परम 8000, और विश्व का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा है, CDC 6600। इसके बाद है सुपर कंप्यूटर के कार्य, क्या किस कार्य के लिए लगाए जाते हैं। अंतरिक्ष यात्रा के लिए जो अंतरिक्ष यात्री जाते हैं वहां भी इसका प्रयोग होता है। युद्ध के लिए, युद्ध में तो सुपर कंप्यूटर ही लगाया जाएगा, और जो देश जितना अधिक विकास किया है उतना अपना प्रोसेस, इस समय और भी गैजेट्स आ गए हैं और भी डिवाइसेस बढ़ गए हैं युद्ध करने के लिए। मतलब आप आसानी से जो है, जितना पावरफुल है, जितना ज़्यादा आपके पास क्षमता है, उतना प्रोसेस की कंप्यूटर लगा करके युद्ध में अपना यूज में ले सकते हैं। मौसम विज्ञान की जानकारी ज्ञात करने के लिए, हाई रिजोल्यूशन एंड एक्शन मूवी बनाने के लिए जो मूवी वगैरह बनते हैं वही सुपर कंप्यूटर का ही लोग प्रयोग करते हैं। ये इस प्रकार से दिखते हैं। इसमें बहुत ज्यादा CPU लगे होते हैं, एक समांतर क्रम में लगे होते हैं। जैसे आप लैपटॉप डेस्कटॉप में सिंगल जो CPU का प्रयोग होता है, तो वही चीज जो आपका सुपर कंप्यूटर होता है वो बहुत ज्यादा मात्रा में होता है। जाहिर सी बात है, जब हमें ज्यादा काम करना होगा, पावरफुल बनना होगा, तो उसमें ज्यादा प्रोसेस और ज्यादा मेमोरी लगाना पड़ेगा। आइए देख लेते हैं। अब अगला है आपका कंप्यूटर की विशेषता। कंप्यूटर की क्या क्या विशेषताएं होती हैं। स्पीड के बारे में तो आपको पता ही होगा, यह मानव से तेज स्पीड से काम करने वाला डिवाइस है। स्पीड यानी गति। कंप्यूटर बहुत ही तीव्र गति से काम करता है। कंप्यूटर के प्रोसेस की स्पीड को हर्ट्ज में मापा जाता है। इसकी स्पीड को किस में मापेंगे, हर्ट्ज, ठीक है ना। जैसे आपका जो प्रोसेसर है, जैसे मान चलिए आपका जो लैपटॉप देखेंगे तो उसमें दिखाएगा 1.5 गीगाहर्ट्ज, 3 गीगाहर्ट्ज, 3.6 गीगाहर्ट्ज, तो उसको हर्ट्ज में मापते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन आता भी है कि CPU की स्पीड को या कंप्यूटर की स्पीड को किस में मापते हैं, किस में मापते हैं, हर्ट्ज में मापते हैं। एक्यूरेसी, शुद्धता। कंप्यूटर अपने कार्य को बहुत ही शुद्धता से कार्य करता है। यदि वही मानव के द्वारा किया जाता है तो उसमें थोड़ा सा एरर हो सकती है। आदमी कोई काम कर रहा है तो उसे थोड़ी भूल हो सकती है, काम में कहीं गलती हो सकती है, मिस्टेक हो सकती है। और वही चीज जो कंप्यूटर के द्वारा किया जाता है, तो कंप्यूटर पे जो काम हम दे रहे हैं सीधे उसी काम को ही करता है, वो इंस्ट्रक्शन को ही पूरा करता है, उसमें कोई एरर नहीं आती है। उसके बाद होता है मल्टी टैलेंट सार्वभौमिक। कंप्यूटर एक मल्टी फंक्शनल मशीन है, यानी मल्टी टैलेंट भी है और मल्टी फंक्शनल मशीन है, जिससे दुनिया के किसी भी कार्य को कर सकते हैं, अर्थात यह एक सार्वभौमिक मशीन है, ठीक है ना। उसके बाद होता है मेमोरी। कंप्यूटर की याद करने की क्षमता बहुत ज्यादा होती है, जाहिर सी बात है। इसमें आपका आर्टिफिशियल मेमोरी लगाए जाते हैं, यूज किए जाते हैं। तो जितनी अधिक मेमोरी, जितना अधिक प्रोसेसर आप उसमें जोड़ सकते हैं। जैसे मान लीजिए मानव है तो उसका जो मेमोरी है वो उसके हिसाब से ही काम करता है, जैसे उसका बॉडी होता है, जैसे उसका चाल चलन होता है, या जैसे अपने माइंड को जैसे प्रोसेस करता है। लेकिन ये चीज हम कंप्यूटर में अधिक से अधिक बढ़ा सकते हैं, उसकी मेमोरी को, प्रोसेस को बढ़ा सकते हैं अपने अनुसार। तो मेमोरी क्या होती है, कंप्यूटर की याद करने की क्षमता बहुत ज्यादा होती है। कंप्यूटर की मेमोरी की आवश्यकता के अनुसार कम या ज्यादा कर सकते हैं, जबकि मानव की मेमोरी में यह विशेषता नहीं होती है। मानव केवल महत्वपूर्ण बातों को ही याद रखता है। महत्वपूर्ण मतलब जो आपकी जरूरी चीजें हैं वो चीज को आप याद रखते हैं, लेकिन कंप्यूटर में जो भी चीज आप सेव कर लेंगे वो चीज हमेशा के लिए सेव स्टोर रहेगा। उसके बाद होता है डिलीजेंस, परिश्रमशीलता। जाहिर सी बात है, जैसे एक मानव है, अगर वो अपना एक रूटीन बनाते हैं, ठीक है ना, हमको 8 घंटे काम करना है, 6 घंटे या 8 घंटे सोना है, कुछ हमें परिवार के बीच में बिताना है, ठीक है ना, तो लगातार इस प्रकार वो काम नहीं कर सकते हैं। 24 घंटे काम के लिए अगले 24 घंटे के लिए काम वो नहीं कर पाएंगे। लेकिन
जो कंप्यूटर वो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, उसमें हम पावर कंटिन्यूसली देते रहेंगे तो कंटिन्यू हमारे काम पे वो लगा रहेगा। ठीक है, तो जाहिर सी बात है वो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है और उसमें हम पावर दे करके हम अधिक समय तक लगातार काम करा सकते हैं, लेकिन वो काम मानव लगातार नहीं कर सकते हैं। ऑनेस्ट, ईमानदारी, कंप्यूटर अपने कार्य को ईमानदारी के साथ करता है, जबकि मानव अपने काम को, ये तो मतलब गलत कहेंगे कि नहीं करता है, लेकिन कुछ होता है कि मान के चलिए जैसे आपको कुछ इंस्ट्रक्शन दे दिए जाते हैं तो उसमें भूल हो सकती है, आपसे कुछ काम छूट सकता है, लेकिन वही काम जो है कंप्यूटर को दे दिया जाए तो वो इंस्ट्रक्शन को नहीं भूलेगा, स्टेप बाय स्टेप टाइम टू टाइम वो उस काम को पूरा करेगा। ठीक है, ईमानदारी से जो भी चीज होते हैं उसको पूरा कर लेगा। उसके बाद होता है यूजर फ्रेंडली। कंप्यूटर यूजर फ्रेंडली होता है अर्थात इसे चलाना सरल होता है, इजी होता है। तो इजी कब होगा? जब आप उसके इंस्ट्रक्शन जान जाएंगे, चलाना जानेंगे। जैसे कोई भी डिवाइस है, जैसे मान चलिए आपका एक मोबाइल फोन है, आप नहीं चलाना जानते हैं तो आप उसका यूज नहीं कर सकते हैं, इजी टू यूज नहीं है। लेकिन आप एंड्रॉइड के बारे में जान गए हैं या एप्पल के बारे में जान गए हैं, मैक के बारे में जान गए हैं, तो आप किसी भी ऑप्शन को आसानी से एक्सेस कर लेते हैं, इजी होता है। उसी प्रकार कंप्यूटर को भी चलाना बहुत ही आसान होता है, लेकिन उसको चलाने के लिए क्या काम कराना, उसको सीखने की जरूरत पड़ती है, इंस्ट्रक्शन की। उसके बाद है कमियां, वीकनेस। देखिए इसमें क्या कमियां हैं। नो आईक्यू, मतलब इसमें कंप्यूटर के अंदर सोचने की क्षमता नहीं होती है। ठीक है ना, यानी खुद से सोचने की क्षमता नहीं है। ठीक है, यानी यही एक चीज नहीं है, जबकि मानव में ये चीज होता है। जैसे आप आए हैं, ठीक है, आप आए हैं, इनकी भावनाओं को समझ सकते हैं। ठीक है, क्लास में जितने लोग बैठे हैं उनकी भावनाओं को समझ सकते हैं। ठीक है, फीलिंग कर सकते हैं, ये चीज खुद से आप कर रहे हैं। ठीक है, कुछ डेवलपमेंट के बारे में खुद से सोच रहे हैं, तो ये चीज कंप्यूटर के अंतर्गत नहीं है। ठीक है, नो आईक्यू है, यही एक कमी है कंप्यूटर के अंतर्गत। यही वजह है कि कंप्यूटर मानव का गुलाम है। मानव का गुलाम इसलिए कहा जाता है कि मतलब जो मानव जो है इंस्ट्रक्शन देगा, कमांड देगा, केवल उसी काम को कंप्यूटर पूरा करेगा, न कि वो अपने द्वारा कमांड बना करके पूरा करेगा। ठीक है, उसके बाद नो फीलिंग, कंप्यूटर के अंतर्गत फीलिंग नहीं होती है, जो कि मानव के अंतर्गत ये चीज होती है। हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर देख लेंगे, कंप्यूटर का इतिहास। आधुनिक कंप्यूटर को अस्तित्व में आए हुए मुश्किल से 50 वर्ष ही हुए हैं, मतलब 50 या से कुछ ज्यादा हुए हैं जो आधुनिक कंप्यूटर हुए हैं। इसके विकास का इतिहास बहुत पुराना है। कंप्यूटर का जो स्वरूप आज हम देख रहे हैं वो अचानक ही विकसित नहीं हुआ, यहाँ बल्कि यहाँ हजारों वर्षों से वैज्ञानिकों खोजें और विभिन्न प्रकार के आविष्कारों से संभव हुआ है। ठीक है, जैसे आज के समय में कंप्यूटर एआई तक पहुंच गया है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है, तो यह एक प्रकार से शुरू नहीं हुआ। एग्जाम्पल के रूप में मानव को ही ले लीजिए, मतलब आप उसमें पढ़े होंगे किताबों में कि बहुत समय जैसे जीव की उत्पत्ति हुई, उसके बाद से धीरे धीरे मतलब उससे मानव के रूप में धीरे आए, उसके बाद जंगली के रूप में थोड़ा सा, फिर दो पैरों पे खड़ा होना शुरू हुआ, ये धीरे धीरे, और आज के समय में मानव जो है चांद के पास ही जा रहा है। ठीक है, तो ये ऐसे नहीं हुआ, सदियों लग गए। तो कंप्यूटर का भी अगर विस्तार हम लोग देखें तो शुरुआत में जो है कंपोनेंट बनाना, कंपोनेंट को खोज करना, मेमोरी बनाना, ठीक है, धीरे धीरे करते करते लोग कैलकुलेशन तक पहुंच गए, मतलब गणना करना। जैसे जैसे जरूरत पड़ा उन लोगों की, वैसे वैसे वो लोग इसको आसान बनाते गए काम को, कि मतलब कोई ऐसा डिवाइस बना दिया जाए ताकि वो डिवाइस हमारे इस काम को करे। ठीक है, तो ये धीरे धीरे विस्तार होते होते जनरेशन में पढ़ेंगे आप जो है कैसे विस्तार होते होते आज हम एआई तक पहुंचे हैं। अब यहाँ पे देखिए अबेकस क्या हुआ था। अबेकस का आविष्कार चीन में 16वीं शताब्दी में ली के चेन के द्वारा किया गया था। इसका प्रयोग जोड़, एडिशनल और सब्ट्रैक्शन घटाने के लिए, जोड़ घटाना करने के लिए एक अबेकस बना था। और ये कहाँ पर बना था? चीन में 16वीं शताब्दी में बनाया गया था। अबेकस देख रहे हैं, ठीक है, ये फिगर पूछा जा सकता है किसका फिगर है, ठीक है, क्वेश्चन आ सकता है आपका ये। उसके बाद आता है पास्कल, पास्कल कैलकुलेटर, पास्कल का गणना यंत्र।
पास्कल कैलकुलेटर का आविष्कार फ्रांस में 1642 में बेल्सी पास्कल के द्वारा किया गया था। यह गणनाएं करने वाला पहला वास्तविक यंत्र था जिसका प्रयोग एडिशनल, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन यानी जोड़ घटाव बढ़ाव भाग के लिए किया जाता था। यह पहला बनाया गया था जिसमें चारों चीज आसानी से किए जा सकते थे। वो इस प्रकार से था पास्कल का, ठीक है, चिन्ह। इसके बाद हो गया, यहाँ पे देखेंगे चार्ल्स बेबेज डिफरेंस इंजन। चार्ल्स बेबेज का नाम आपने सुना होगा, जिसमें आधुनिक का कंप्यूटर का खोजकर्ता या कंप्यूटर का फादर के रूप में जानते हैं, ठीक है। इसका आविष्कार ब्रिटिश में 1822 में चार्ल्स बेबेज के द्वारा किया गया था, जिनको आधुनिक कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। जो चार्ल्स बेबेज हैं इसको फादर ऑफ कंप्यूटर कहते हैं, ठीक है। इसके द्वारा विभिन्न बीजगणितीय फलनों का मान दशमलव के 20 स्थानों तक शुद्धता पूर्वक ज्ञात किया जा सकता था। यानी 20 स्थान तक के जो है बीजगणितीय फलनों का दशमलव के रूप में एकदम आसानी से हम उसका ज्ञात कर सकते थे। इस मशीन में शाफ्ट और गियर लगे होते थे तथा यह मशीन भाप से चलती थी। इस मशीन का उपयोग उन दिनों डाक, रेल, बीमा तथा व्यवसायिक क्षेत्रों में व्यापक रूप से किया जाता था। यानी जब ये बनाए थे, चार्ल्स बेबेज बनाए थे, तो उस समय जो मशीन बना था वो डाक में, रेलवे में, बीमा कंपनियों में और व्यवसायिक क्षेत्रों में आसानी से यूज होने लगा था। ये है आपका जो है डिफरेंस इंजन, जो चार्ल्स बेबेज के द्वारा किया गया था। और ये भाप से चलता था। किससे चलता था? भाप से चलता था। उसके बाद है आपका एनालिटिकल इंजन, जो 1835 में बना। डिफरेंस इंजन की सफलता से प्रेरित होकर चार्ल्स बेबेज ने एक ऐसे यंत्र की रूपरेखा तैयार की जिसे इनपुट, स्टोरेज, प्रोसेस और आउटपुट जैसे मुख्य 4 भागों में बांटा गया था। यानी इनपुट, स्टोरेज, प्रोसेस और आउटपुट की कहानी वहीं से शुरू की थी चार्ल्स बेबेज ने, जो फादर ऑफ कंप्यूटर है, जिसका प्रारूप आज के कंप्यूटर से काफी हद तक मिलता है। इस मशीन की संरचना अपने आप में संपूर्ण थी। इसमें न केवल अंकगणितीय क्रियाओं को करने की क्षमता होती थी, बल्कि आउटपुट को स्टोर करने का विचार भी इस मशीन के रूप में पहली बार प्रस्तुत किया गया था। यानी यह इंस्ट्रक्शन देकर के उसको आउटपुट के रूप में भी लिए थे। कौन? चार्ल्स बेबेज। ये आपका रहा एनालिटिकल इंजन, ठीक है। उसके बाद खोज होता है यहाँ पे टेबलेटिंग मशीन की। इसका आविष्कार 1880 में हरमन हेलरिथ के द्वारा किया गया था। इसमें इंफॉर्मेशन को पंच पार्ट में स्टोर किया जाता था। 1896 में हेलरिथ ने बुलेटिंग मशीन कंपनी की स्थापना की थी, जिसको 1924 में इंटरनेशनल बिजनेस मशीन IBM कर दिया गया था, ठीक है। IBM की देखते हैं आज भी लैपटॉप चलते हैं, उसी समय से चलते आते हैं। लैपटॉप तो इस समय उसको डिजाइन किया गया है, लेकिन ये IBM जो है वहीं से शुरुआत हो गई थी। अब यहाँ क्वेश्चन आ सकता है आपका कि IBM की शुरुआत कब किया गया था, ठीक है ना। यहाँ पर आपका आंसर दिया गया है, जिसको 1924 में किया गया था। IBM का पूरा नाम पूछता है एग्जाम में आपके, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। उसका मार्क 1 देखिए क्या है। इसका आविष्कार 1930 में हार्वर्ड आइकन के द्वारा किया गया था। यह विश्व की पहली इलेक्ट्रॉनिक कैलकुलेशन मशीन थी। विश्व की पहली इलेक्ट्रॉनिक जो कैलकुलेशन मशीन थी, पहले तो भाप से चलते थे। जब इलेक्ट्रॉनिक कैलकुलेशन मशीन हुआ है तो वो उसका आविष्कार 1930 में हार्वर्ड द्वारा किया गया था। इसका नाम था मार्क 1। क्या था? मार्क 1। एनिया देखिए, एनिया का पूरा नाम है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर। इसका आविष्कार 1946 में जे ट्रेपर एग्जेक्ट एंड जॉन्स मंचली द्वारा किया गया था। यह विश्व का पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था। अब यहाँ से जो है 1946 से जो विश्व का कंप्यूटर आया था, यहाँ से शुरुआत कर दिया गया था। अब यहीं से जब इलेक्ट्रॉनिक के रूप में आ गया तो धीरे धीरे इसका विकास जो है अलग अलग जो है जनरेशन में चेंज होता गया। इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट लगते गए, बढ़ते गए, फिर बाद में जो है इसकी क्षमता बढ़ाया गया, प्रोसेस बढ़ाया गया, मेमोरी बढ़ाया गया और आज के समय में मतलब सुपर कंप्यूटर तक पहुंचा दिया गया।
और इन फ्यूचर इसको और भी जो है आगे तक बढ़ाया जाएगा। उसके बाद है इट्सैक यानी इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कैलकुलेशन। इसका आविष्कार 1949 में मार्किस विल्केस द्वारा किया गया था। ठीक है, ये इट्सैक कहा था। इट्सैक का पूरा नाम पूछता है, इसको आप लोग नोट कर लेंगे। उसके बाद आता है आपका जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। देखिए यहाँ से आपकी अलग शुरुआत होती है।